Hello friend, welcome to my channel. Good evening, नमस्कार, सत श्री अकाल. This is शहनाज. Hopefully आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे. आज की ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ आपके 7 मई को होने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. जैसे कि आप जानते हैं नीट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की हम एक सीरीज़ लेकर चल रहे हैं और उस सीरीज़ का आज तीसरा दिन है. ठीक है, आज हम आपके सामने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि नीट के एग्ज़ाम में पहले से आ चुके हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी बहुत उपयोगी हैं. आपका फर्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शंस ऑफ विली द इंटेस्टाइन इज. ये क्वेश्चन है आपका. ठीक है, इसके ऑप्शन है कि ये क्या करता है. एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड करता है, इंक्रीज इन द सरफेस एरिया करता है, या कंट्रोल ऑफ इंटेस्टाइनल मूवमेंट, या हिंड्रेंस इन द मूवमेंट ऑफ फूड. तो जो बिलाई है इसका इम्पॉर्टेंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो क्या है, सरफेस एरिया को बढ़ाना है. ठीक है, इसका आंसर तो ये हो गया. आप एक बार देख लीजिए, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की ये जो है बिलाई है और एक को हम विलस कहते हैं. तो ये जो विलस है ये विलस है, ये छोटी छोटी और बहुत सारी सेल्स से मिलकर बना होता है, बहुत सारी सेल्स से मिलकर बना होता है. और उस सेल के अंदर भी ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स के अंदर भी छोटी छोटी माइक्रोब्लाई, ये जो हैं ये माइक्रोब्लाई बनी इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं. इनका मेन काम क्या है, ये सरफेस एरिया को बढ़ाती हैं. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. ब्लड डज नॉट क्लॉट, सॉरी क्लॉट नहीं है, ये क्लॉट होगा. ठीक है, तो क्लॉटिंग नहीं करता है, किसकी वजह से नहीं करता है, ब्लड वेजल के अंदर की बात हो रही है. ठीक है, तो ब्लड वेजल के अंदर की बात हो रही है कि ब्लड वेजल के अंदर क्लॉटिंग क्यों नहीं होती है. तो एक केमिकल होता है जिसका नाम है हेपारिन, इसकी वजह से नहीं होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. जंक्शन ऑफ टू नर्व फाइबर इज कॉल्ड. जो नर्व फाइबर हैं, दो नर्व फाइबर के बीच में जो जंक्शन होता है उसको क्या कहते हैं, जॉइंट कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं, कांस्टेंट ब्रिज कहते हैं, या जंक्शन पार्ट कहते हैं. ठीक है, दो दो नर्व फाइबर के बीच का जो जंक्शन होता है उसको साइनेप्स कहते हैं. कैसा होता है साइनेप्स, इस तरह से. ये कोई नर्व फाइबर है. ठीक है, एक ये रहा, एक ये है. ठीक है, तो यहाँ पर दो नर्व फाइबर मिल रहे हैं, तो ये जो जंक्शन हो रहा है ये साइनेप्स कहला रहा है. यहाँ पर दो नर्व फाइबर मिल रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर ये साइनेप्स कहला रहा है. तो किन्हीं दो नर्व्स के जो जॉइंट होता है उस जॉइंट को साइनेप्स कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्व एज ए एम्ब्रियोनिक यूरिनरी ब्लैडर. जो प्लेसेंटा होता है उसके अंदर कौन कौन है इन चारों में से, एमनियोन, कोरियोन, एलेंटोइस, योग से कौन है जो कि यूरिनरी ब्लैडर की तरह काम करता है. ठीक है, कौन है ये जो यूरिनरी ब्लैडर की तरह काम करता है, बताइए आप लोग. प्लेसेंटा देखा है आपने, दिखाती हूँ आपको. ये रहा प्लेसेंटा, ये कोरियोन है, एमनियोन है, ये बीच में एम्ब्रियो है, ये योगसेक है, और ये एलेंटोइक कैविटी है. कोरियो एलेंटोइक प्लेसेंटा है. ये प्लेसेंटा के कई प्रकार होते हैं जिनमें से एक टाइप का प्लेसेंटा ये है जिसे कहते हैं कोरियो एलेंटोइक प्लेसेंटा. तो ये जो है एलेंटोइस, ये यूरिनरी ब्लैडर की तरह, ठीक है, ब्लैडर की तरह काम करता है. ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, एलेंटोइस. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. फ्यूज़न ऑफ टू डिसिमिलर गैमेट्स. डिसिमिलर गैमेट्स जैसे दो डिसिमिलर यानी कि एक छोटा और एक बड़ा, गैमेट्स के मिलने को क्या कहते हैं, एनाइसोगैमी कहते हैं. कैसे होता है देखिएगा, ये दोनों ही गैमेट्स मेल और फीमेल बराबर बराबर हैं तो इसको कहेंगे आइसोगैमी. क्या कहेंगे, आइसोगैमी.
ठीक। और फीमेल बड़ी है और मेल छोटा है तो क्या हुआ, एनाइसोगेमी। ठीक है। एक और प्रकार होता है ऊगेमी, मतलब उसमें एग जो है बड़ा होता है और स्पर्म छोटा होता है। आपके क्वेश्चन में एक और चीज़ है ऑटोगेमी, एलोगेमी और डिकोगेमी। तो इन टर्म्स को भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्या होते हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और ये कहीं ना कहीं आ ही जाती हैं। अगर ऑटोगेमी की बात करते हैं तो ऑटोगेमी का मतलब एक और होता है जिसको कहते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, ठीक है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ये तो हो गया ऑटोगेमी। एलोगेमी का मतलब क्या होता है, एलोगेमी इसका मतलब होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। एक है डिकोगेमी, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है जब एंथर और स्टिग्मा दोनों ही क्या होता है डिफरेंट टाइम पर मैच्योर होते हैं। यानी कि एक टाइम पर अगर एंथर मैच्योर है तो स्टिग्मा नहीं होगा और स्टिग्मा मैच्योर है तो एंथर नहीं होगा। तो इससे क्या होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन जो होता है इंश्योर होता है। कैसा होता है, ये वाली कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है, एक एक ही ये एक कोई फ्लावर है, इसके ऊपर क्या है, स्टिग्मा भी है और एंथर, इसका एंथर भी है और स्टिग्मा भी है, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों है। लेकिन जब ये एक मैच्योर हो रहा है तो एक नहीं हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ, ये मैच्योर हो गया तो ये नहीं हुआ। तो इससे क्या होगा, ये दूसरे फ्लावर पे या दूसरे प्लांट पर जाकर फर्टिलाइजेशन करेगा, जिससे क्या होगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। यानी एंथर एंड स्टिग्मास आर मैच्योर एट डिफरेंट टाइम, यानी कि अलग अलग टाइम पर मैच्योर होते हैं। जैसे अभी हमने देखा ऑटोगेमी का क्या मतलब था, एक ही फ्लावर के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो रहा है उसको कहते हैं ऑटोगेमी, और दो प्लांट के बीच में जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसको कहते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ह्यूमन स्पर्म वाज डिस्कवर्ड बाय, किसके द्वारा डिस्कवर किए गए, तो ये तो बिल्कुल याद करने वाली जैसी चीज़ है। तो इसका आंसर होगा लीवेनहॉक, ठीक है, याद रखिएगा आप, लीवेनहॉक। देख लेते हैं, प्रेजेंस ऑफ मैसिव योक इट, मतलब एक ही जो एक सिरा है एग का, उसके एक सिरे पर योक बहुत ज़्यादा, यानी मैसिव यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। तो इस तरह के एग को क्या कहते हैं, यानी कि एग के एक साइड पर बहुत ज़्यादा प्लेसेंटा, ये जो है योक जो हो प्रेजेंट हो, तब उसको क्या कहेंगे, टीलोलेसिथल एग कहेंगे। ब्लड क्लॉटिंग कार्पस इज, ब्लड क्लॉटिंग करने वाली सेल्स कौन सी हैं, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स हैं। हाउ मैनी हीम मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी एक हीमोग्लोबिन में कितने हीम मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, आयरन के कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो ये इसका आंसर है 4, ठीक है। कैसे होते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। इसमें जो है 1 2 3 4 ये हीम मॉलिक्यूल लगे होते हैं और इसमें अल्फा और बीटा चेन लगी होती हैं। देयर इज़ नो डीएनए इन, किस में डीएनए नहीं मिलता है, स्पर्मेटोजोन में, ओवम में, हेयर रूट में या आरबीसी में, मैच्योर आरबीसी में। तो इसका आंसर क्या होगा, आप आरबीसी में पढ़ा होगा आपने कि न्यूक्लियस नहीं होता है। जब न्यूक्लियस नहीं होता है तो न्यूक्लियस डीएनए तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो मैच्योर आरबीसी में डीएनए नहीं होता है। जो ये आरबीसी होती हैं ये क्या करती हैं, ऑक्सीजन को कैरी करती हैं, ब्लड में तो पाई जाती हैं, इनका सरफेस एरिया बड़ा होता है और एक स्पेशल केमिकल होता है जिसको ये होल्ड करके रखते हैं। क्या होता है, वो हीम होता है और इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। अच्छा, आरबीसी की फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, इरिथ्रोपोइसिस। इस तरह के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभी कि कई सारी चीज़ें आपको दे देंगे और कहेंगे कि आप इसको मैच करिए, मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन आ जाता है। तो ये
कुछ टर्म्स दे रखी हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, ईओसिनोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट्स, और इनके कुछ फंक्शन दे रखे हैं। तो आपको पहचानना होगा कि ये किसका कौन सा फंक्शन है, ठीक है। इसमें से अगर आपको कुछ भी याद हो जाए, जैसे आपने ईओसिनोफिल्स के बारे में बहुत पढ़ा होगा कि ये एलर्जी से रिलेटेड है, ठीक है। और वेसोफिल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा कि ये उसका हेपरिन का सेक्रेशन करते हैं, इस तरीके से आपने पढ़ा होगा, याद आ रहा है। तो ये यहाँ से आपने पढ़ लिया ईओसिनोफिल को कि ये एंटी एलर्जिक होता है, ठीक है। अब लिम्फोसाइट्स को देखिए, आप वेसोफिल्स को देखिए, क्या करता है वेसोफिल्स, हेपरिन का सेक्रेशन करता है। और क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं, स्कैवेंजर करते हैं, ठीक है। और मोनोसाइट्स क्या करती हैं, मोनोसाइट्स बताइए, मोनोसाइट्स क्या करेंगी, ठीक है। और अब लिम्फोसाइट्स बताइए, लिम्फोसाइट्स क्या करेंगी, एंटीबॉडी सबको पता है कि फॉर्मेशन करती हैं। एक बार देख लो, ये न्यूट्रोफिल्स हैं, ये क्या करेंगी, बैक्टीरिया को किल कर देती हैं, ठीक है, फेगोसाइटिक होती हैं। ईओसिनोफिल्स क्या करेंगी, ये एलर्जिक रेस्पॉन्स करेंगी। मोनोसाइट्स क्या करते हैं, मैक्रोफेज, ठीक है। मैक्रोफेजेस क्या करेंगी, ये एंटीजन टी सेल, है ना, ये सब। और ईओसिनोफिल्स क्या करता है, हेपरिन का सेक्रेशन करता है। ये ल्यूकोसाइट्स के टाइप्स हैं, ठीक है। ये आपने देख लिए कि कौन क्या करता है। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। थोड़े बड़े जब क्वेश्चन देने होते हैं तो इस तरह से, लेकिन ये काफ़ी इजी भी हो जाते हैं। अगर आपको कोई एक भी पता है तो उससे भी आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके आप आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में बेनिफिशियल है। मैं आपको इसके इमेज के साथ साथ दिखाती हूँ ताकि याद रह जाए, क्योंकि एग्ज़ाम के ज़्यादा दिन नहीं रहे हैं। तो इस हिसाब से मैं बना रही हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि ये तरीका ठीक है या नहीं, और मैं आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छी सीरीज़ लेकर आऊँगी। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। थैंक यू।